Hello students, welcome to our current affairs session. In today's lecture, we will discuss some important current affairs of 10th of October 2024. तो आज हम 10 अक्टूबर 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। तो कुछ इंटरनेशनल न्यूज देखेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन रहे हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो या इंटरनेशनल लेवल पर किसी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट हो। सेकंड, वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू नेशनल न्यूज। कुछ राष्ट्रीय समाचार हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम राज्य सरकार के कुछ केंद्र सरकार के कुछ इनिशिएटिव्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यूनियन कैबिनेट की कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट राज्य समाचार, कुछ राज्य सरकार के इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स पर चर्चा करेंगे। बैंक एंड वित्त समाचार, बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज बन रही है वो कवर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज देखेंगे, कुछ रक्षा समाचार देखेंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट खेल समाचार देखेंगे, स्पोर्ट्स न्यूज, इंपॉर्टेंट डेज न्यूज, महत्वपूर्ण दिनों से रिलेटेड खबरें देखेंगे। बुक्स एंड ऑथर, पुस्तक और लेखकों से रिलेटेड समाचार। कुछ इंपॉर्टेंट शोक समाचार देखेंगे, ऑब्चरी न्यूज, पुरस्कार और मान्यताओं से रिलेटेड समाचार और रीसेंट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। तो अभी जो रिसेंटली नियुक्तियां हुई हैं या इस्तीफे हैं उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज बन रही हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। क्लियर? तो ये हमारी कैटेगरीज होंगी जिसमें हमने 12 कैटेगरीज में आज की न्यूज को, आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस करना है। और क्लास के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे समरी और सारांश ऑफ द लेक्चर की आज के लेक्चर में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट कवर किया है। डन? So the image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। तो हमारी पहली इंटरनेशनल न्यूज है। टुनीशिया के प्रेसिडेंट टुनीशिया के राष्ट्रपति के सईदी ने दूसरा 5 वर्षीय कार्यकाल सुरक्षित किया है। तो इससे पहले भी यही प्रेसिडेंट थे और अभी 90.7% वोटों के साथ ये दोबारा से टुनीशिया के क्या बन गए हैं? राष्ट्रपति बन गए हैं। तो राष्ट्रपति के सईदी ने टुनीशिया के नेता के रूप में दूसरा 5 का कार्यकाल सुरक्षित कर लिया है। टुनीशिया के स्वतंत्र उच्च चुनाव प्राधिकरण ने घोषणा की कि सईदी ने डाले गए वोटों में से 90.7% वोट हासिल किए हैं। चुनाव परिणामों ने दुनिया भर के लोकतांत्रिक पर्यवेक्षणों के बीच चिंताएं बढ़ा दी हैं। सईदी की भारी जीत टुनीशिया में महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिशीलता को भी उजागर करती है। तो यहाँ से सीधा याद रखना है आपको, के सईदी क्या बनाए गए हैं? टुनीशिया के सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। डन? नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज की अगर हम बात करें तो भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि प्रभावी हुई। तो इंडिया और यूएई की बात हो रही है, बायलेटरल बेसिकली इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की गई है इंडिया और यूएई के बीच में। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 31 अगस्त 2024 को प्रभावी हो गई, जिसने पहले की द्विपक्षीय निवेश प्रोत्साहन और संरक्षण समझौते को प्रस्तापित कर दिया है। डीआईटी की प्रमुख विशेषताओं में निवेश की एक बंद संपत्ति आधारित परिभाषा, निवेशकों का निष्पक्ष उपचार, दायरे की छूट और निवेशक राज्य विवाद निपटारा शामिल है। संधि दोनों देशों के निवेशकों के लिए निरंतर निवेश संरक्षण सुनिश्चित करती है और राष्ट्रीय उपचार और अधिग्रहण के खिलाफ संरक्षण के प्रावधान शामिल है। भारत यूएई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में 7वें स्थान पर है। दोनों पक्षों से महत्वपूर्ण निवेशकों के साथ निवेशकों के विश्वास को भी बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, तो एफडीआई के मामले में अगर यूएई बात करूं तो कौन से नंबर पे भारत में? 7 नंबर पे है। नेक्स्ट है नेशनल न्यूज। आईआईएस विच इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, जिसे भारत कौशल संस्थान के नाम से जाना जाता है।
तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई में भारत कौशल संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का अनावरण किया है। आईआईएस को नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के 4 एकड़ के परिसर में बनाया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना और उद्योग 4.0 के लिए एक उद्योग तैयार कार्यबल तैयार करना है। संस्थान फैक्ट्री ऑटोमेशन, एआई, डेटा एनालिटिक्स और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट इज ऑल्सो नेशनल न्यूज। सरकार 10 नए ईएसआई मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगी और बेरोजगारी भत्ता भी बढ़ाएगी। तो सरकार श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में 10 नए ईएसआई मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की घोषणा की गई है। अटल बीमा व्यक्ति कल्याण योजना के तहत जो बेरोजगारी भत्ता योजना है उसको जून 2026 तक बढ़ाया गया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के उस वादे के अनुरूप है जिसमें अगले 5 वर्षों में 75,000 चिकित्सा सीटें जोड़ने की बात कही गई थी। इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार करना और बेरोजगार व्यक्तियों का समर्थन करना है। क्लियर। नेक्स्ट है, भारत की ट्रोको उन्मूलन पर विजय को डब्ल्यूएचओ ने प्रमाणित किया है। तो डब्ल्यूएचओ सर्टिफाइड इंडियन ट्रम्प ओवर ट्रैकोमा एलिमिनेशन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के ट्रैकोमा के उन्मूलन को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। ट्रैकोमा जो बैक्टीरिया क्लेमाइडी ट्रैकोमेटी के कारण होता है, वैश्विक अंधत्व के प्रमुख कारणों में से एक है। डब्ल्यूएचओ के महानिर्देशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम ने इस दुर्बल करने वाली बीमारी से लड़ने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की सराहना की है। भारत इस मील के पत्थर को हासिल करने में नेपाल, म्यांमार और दुनिया भर के 19 देशों के साथ मिलकर शामिल होकर बेसिकली कार्य करेगा। क्लियर। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर को मंजूरी दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर के विकास को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को संरक्षित करना और प्रदर्शित करना है जो 4500 वर्षों से अधिक पुरानी है। एनएमएचसी को 2 चरणों में विकसित किया जाएगा और इसे विश्व स्तरीय संग्रहालय बनाने की उम्मीद है। क्लियर। यह पहल क्या करेगी? पर्यटन को बढ़ावा देगी, रोजगार सृजित करेगी और भारत की सांस्कृतिक और समुद्री विरासत को प्रोत्साहित करेगी। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश ने सामाजिक और पर्यावरणीय पहलों की शुरुआत की है। तो स्टेट न्यूज है ये। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संकल्प नामक एक परिवर्तनकारी बेसिकली राज्य सरकार की पहल का अनावरण किया है। इस पहल का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी और नशे की लत से लड़ना है। यह आधिकारिक रूप से 6 अक्टूबर 2024 को शिमला में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में घोषित किया गया था। संकल्प राज्य के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो संकल्प किसका है? बेसिकली इनिशिएटिव है हिमाचल प्रदेश का, ताकि जो मादक पदार्थ की तस्करी और नशे से लड़ने में जो बेसिकली हेल्प करेगी या वहाँ के लोगों को अवेयरनेस फैलाएगी बेसिकली कि नशे की लत से कैसे लड़ा जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, असम की बोडो जनजाति द्वारा उपयोग किए जाने वाले 8 उत्पादकों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो ये जो जीआई टैग है, ये बेसिकली कोई स्पेसिफिक जगह के स्पेसिफिक प्रोडक्ट को दिया जाता है ताकि उसे वर्ल्ड वाइड और फेमस किया जा सके। तो चेन्नई तमिलनाडु में भौगोलिक संकेत जीआई रजिस्ट्री उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत असम के 8 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। 8 नए जीआई उत्पादों में जोगवारन, मैब्रा जो बिडवी, जोगिशी, नफास किन्वी, मछली, उसके साथ साथ ओडला ओनला, गौ का गौ की, नारजी और अनोराई शामिल है। क्लियर।
ये उत्पाद पारंपरिक खाद्य पदार्थों और अनोखी किस्मों के चावल की बियर को शामिल करते हैं, जो असम के बोडो जनजाति की सांस्कृतिक प्रथाओं को दर्शाते हैं। इस मान्यता का उद्देश्य बोडो जनजाति की अनूठी विरासत और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित और बढ़ावा देना है। तो याद रखना है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो असम के 8 प्रोडक्ट्स को दिया गया है, और वो 8 प्रोडक्ट्स कौन-कौन से हैं वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अटल पेंशन योजना ने 7 करोड़ नामांकन का मील का पत्थर हासिल किया है। तो 2015 में अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। तो अटल पेंशन योजना ने 7 करोड़ से अधिक नामांकन के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। 2015 में शुरू की गई एपीवाई का उद्देश्य एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्रदान करना है, विशेष रूप से वंचित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए। चालू वित्तीय वर्ष में 56 लाख से अधिक नए नामांकन जोड़े गए हैं। यह उपलब्धि समाज के कमजोर वर्ग तक योजना की सफलता को भी रेखांकित करती है। तो अटल पेंशन योजना ने 7 करोड़ नामांकन का मील का पत्थर हासिल किया है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा से। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने उच्च श्रेणी के ग्राहकों के लिए मास्टर स्ट्रोक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, मास्टर स्ट्रोक सेविंग अकाउंट किस बैंक के थ्रू लॉन्च किया गया है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू लॉन्च किया गया है। इसका पर्पस क्या है? जो उच्च श्रेणी के ग्राहक हैं, जो हाई कस्टमर्स हैं, हाई प्रोफाइल कस्टमर्स हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना। क्लियर? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने 7 अक्टूबर 2024 को बीओबी मास्टर स्टॉक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया, जो प्रीमियम सेवाओं की इच्छा रखने वाले उस श्रेणी के ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है। खाता फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट सुविधा के माध्यम से उच्च ब्याज दरें और खुदरा ऋणों पर 0.25% रियायती बजट ब्याज दरें बेसिकली प्रदान करता है। खाता धारकों को बीओबी वर्ल्ड ऑप्युलेंस वीजा इन्फिनिटी डेबिट कार्ड और एक जीवन भर मुफ्त एटर्ना क्रेडिट कार्ड जैसे प्रीमियम कार्ड मिलते हैं। यह खाता असीमित मुफ्त एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस लेन देन की अनुमति देता है, जिसमें 20 लाख रुपए से अधिक की शेष राशि के लिए एक स्वीप सुविधा है। इसके लिए 10 लाख रुपए का त्रैमासिक औसत शेष आवश्यक है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, बैंक और फाइनेंस से ये है, आईसीआईसीआई बैंक ने यूपीआई पर त्वरित क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए फोन पे के साथ साझेदारी की है। तो दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक आईसीआईसीआई बैंक और उसके साथ साथ एक फोन पे। तो फोन पे और आईसीआईसीआई बैंक ने साझेदारी की है ताकि यूपीआई पर त्वरित क्रेडिट कार्ड की पेशकश की जा सके। सो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ने अपने पूर्व स्वीकृत ग्राहकों को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर त्वरित क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए फोन पे के साथ साझेदारी की। यह सुविधा पात्र ग्राहकों को 45 दिन की पुनर्भुगतान अवधि के साथ 2 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने की अनुमति देती है, जिससे त्योहारों के मौसम में उनकी खरीद क्षमता बढ़ती है। क्रेडिट लाइन सुविधा विभिन्न यूपीआई भुगतान ऐप्स के बीच अंतर संचालित है, जो लचीलापन और सुविधा प्रदान करती है। फोन पे यूपीआई लेन देन में बाजार हिस्सेदारी में अग्रणी है, जिसमें से इस सुविधा को अपनाने वाले अन्य प्रमुख ऋणदात्री बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान भी है। तो आईसीआईसीआई बैंक और फोन पे ने रुपे क्रेडिट कार्ड यूपीआई लिंकिंग प्रोसेस के लिए साझेदारी की है। नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंस से है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 1.265 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा टर्म लोन सुरक्षित किया है। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेट लिमिटेड ने हरित और सतत ऊर्जा पहलों को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 1.265 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा ऋण प्राप्त किया है। ऋण को एक फ्लोटिंग रेट ऋण के रूप में संरचित किया गया है, जिसकी औसत ब्याज दर 4.21% प्रति वर्ष है, और इसे यूएसडी, यूरो और जापानी येन में जारी किया गया है। कई प्रसिद्ध बैंक, जिसमें एसबीआई और एक्सिस बैंक शामिल हैं, ने इस ऋण को संगठित करने में मदद की है, जिसकी अवधि 5 वर्ष है। यह ऐतिहासिक समझौता भारत की सतत आर्थिक विकास और ऊर्जा संक्रमण की दृष्टि का भी समर्थन करता है। क्लियर? तो पीएफसी ने 1.265 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा टर्म लोन सुरक्षित किया। नेक्स्ट, बैंक एंड फाइनेंस से ही है। जेएफएसएल विच इज जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड और ब्लैक रॉय को म्यूचुअल फंड व्यवसाय स्थापित करने के लिए सेबी से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। तो सेबी
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सेबी ने अभी क्या किया है, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड और ब्लैक रोड को म्यूचुअल फंड व्यवसाय स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है। तो जेएफएसएल 30 लाख इक्विटी शेयरों की प्रारंभिक सदस्य के लिए 3 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। दोनों कंपनियां प्रारंभिक निवेश के रूप में प्रत्येक 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता करेंगी। यह साझेदारी भारत में परिसंपत्ति प्रबंधन सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य रखती है और धन प्रबंधन और ब्रोकिंग सेवाओं में विस्तार करने की योजना है। भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें प्रबंधन के तहत संपत्ति 2019 में 25.48 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2024 में 66.67 लाख करोड़ रुपए हो गई है। क्लियर। नेक्स्ट, भारतीय सेना को तवांग अरुणाचल प्रदेश में उच्च ऊंचाई फायरिंग रेंज मिली है। तो इंडियन आर्मी की बात हो रही है, डिफेंस से न्यूज है। तो भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेंटर में, जो पूर्वी कमान के अंतर्गत आता है, एक नया तोपखाना फायरिंग रेंज खोला है। यह उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में पहला तोपखाना फायरिंग रेंज है जो भारतीय सेना को होवित्जर और अन्य हथियार प्रणाली की फायरिंग का अभ्यास करने की अनुमति देता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में 2 फायरिंग रेंजों की पहचान की, जिसमें से एक तवांग में चालू हो चुकी है और दूसरी अधिसूचित होने की प्रक्रिया में है। उत्तर में 2 श्रेणियों की पहचान की गई और संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम जारी है। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। भारत का चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन स्वीकृत, विच इज लुपेक्स। तो इंडियाज लूनर पोलार एक्सप्लोरेशन मिशन लुपेक्स को अप्रूवल मिल गया है। तो भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन भारत का 5वां चंद्र मिशन है और अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद आया है। लुपेक्स भारत के इसरो, जापान के जाक्सा के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। चंद्रमा के संसाधनों, विशेष रूप से उसके ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी का अन्वेषण करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। क्लियर। नेक्स्ट, एफसीआई ने लॉन्च किया है अन्न दर्पण। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अन्न दर्पण लॉन्च किया है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में डिजिटल परिवर्तन का ये एक नया युग है। तो भारतीय खाद्य निगम ने अपने मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए अन्न दर्पण नामक एक व्यापक डिजिटल परिवर्तन पहल की शुरुआत की। नया सिस्टम, जिसे एमएस कोफोज लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, मंडियों, मिलों, डिपो और मुख्यालय सहित सभी स्तरों पर आपूर्ति श्रृंखला संचालन सेवाओं को सुव्यवस्थित और सुधारने का लक्ष्य रखता है। मुख्य उद्देश्य में बेहतर दक्षता और उत्पादकता, एक इंटरैक्टिव और उपयोगकर्ता अनुकूलन इंटरफेस, डेटा आधारित निर्णय निर्माण और आंतरिक और बाहरी बाहरी प्रणालियों के साथ एकीकरण शामिल है। सिस्टम मोबाइल पहुंच को भी प्राथमिकता देता है ताकि यह भी कहीं भी सुलभ हो सके। क्लियर। तो अन्न दर्पण किसके थ्रू लॉन्च किया गया है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू लॉन्च किया गया है। क्लियर। तो नेक्स्ट भी हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से दूरसंचार विभागों, टीएसपी, व्हाट इज टीएसपी? टीएसपी इज टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने टेलीकॉम सर्विस जो प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ एक टाई अप किया है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें दोनों मिलकर बायलेटरल, बेसिकली अगर हम बात करें तो टेलीकॉम फ्रॉड्स को, जो धोखाधड़ी कॉल हैं, उनको रोकने के प्रयास करेंगे और एक नया सिस्टम लॉन्च करेंगे। तो यह प्रणाली भारत मोबाइल नंबर दिखाने के लिए छिपाए गए अंतर्राष्ट्रीय कॉलों की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले ही घोटालों को रोका जा सके। इस पहल को 2 चरणों में लागू किया जाएगा, प्रारंभ में टीएसपी स्तर पर और बाद में केंद्रीय स्तर पर, ताकि अपने स्वयं के ग्राहकों को फोन नंबरों और अन्य टीएसपी के नंबरों से छिपी हुई कॉलों को ब्लॉक किया जा सके। डीओटी जनता को भ्रामक कॉल्स के खतरे और उन्हें पहचानने के तरीके के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की भी योजना बना रही है। तो दूरसंचार विभाग और टीएसपी ने धोखाधड़ी कॉलों को रोकने के लिए एक नया सिस्टम लॉन्च किया है। क्लियर। तो ये 2 टीयर्ड सिस्टम होगा जो बेसिकली प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करेगा और बढ़ने से पहले ही टेलीकॉम फ्रॉड्स को रोकेगा। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज है। तो भारत में बांग्लादेश दौरा टेस्ट श्रृंखला 2024। तो भारत ने 2 मैचों की श्रृंखला क्या की है? जीती है। तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम, जिसकी कप्तानी नजमुल हुसैन शांतो ने की, सितंबर और अक्टूबर 2024 में भारत का दौरा किया ताकि भारत के खिलाफ खेल सके। दोनों ने दौरे में 2 टेस्ट मैच और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच शामिल थे। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम, जिसकी कप्तानी रोहित शर्मा ने की, उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला जीत ली है।
यह जीत टेस्ट इतिहास में टीम इंडिया की 180वीं जीत है, जो सबसे अधिक टेस्ट जीत की सूची में चौथे स्थान को सुरक्षित करता है। क्लियर? नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डे न्यूज। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने का दिवस। तो इसका पर्पस ही हमें यहाँ से समझ आ गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का पर्पस क्या है? जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसको एम्पावर किया जा सके। बेसिकली जो गर्ल चाइल्ड है उनके राइट्स, वोट्स और पोटेंशियल ऑफ गर्ल्स के बारे में बेसिकली जागरूकता बढ़ाई जा सके। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाएगा। 2024 की अगर मैं थीम की बात करूं तो भविष्य के लिए लड़कियों की दृष्टि, युवा महिलाएं और लड़कियों के लिए कार्रवाई और आशा की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है। लड़कियों के अधिकारों, आवाजों और संभावनाओं को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए दुनिया की प्रतिबद्धता को यह दिन उजागर करता है। वर्तमान वैश्विक संदर्भ में यह विषय गहराई से प्रतिध्वनित होता है, जहां कई संकट लड़कियों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं। तो याद रखना है, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज में है नेशनल पोस्टल डे 2024, राष्ट्रीय डाक दिवस 2024, भारत की डाक विरासत का उत्सव। तो 10 अक्टूबर 2024 को हमने राष्ट्रीय डाक दिवस पूरे भारतवर्ष में सेलिब्रेट किया है। यह दिन ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान भारतीय डाक सेवा की स्थापना को चिन्हित करता है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश, जब ब्रिटिश रूल था तो पोस्टल एक्ट आए थे और इंडियन पोस्टल सर्विस को एस्टेब्लिश किया गया था। तो उसी के बेसिकली पुनरुत्थान के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यह डाक कर्मचारियों के विशाल नेटवर्क और राष्ट्र को जोड़ने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को श्रद्धांजलि देने के रूप में भी कार्य करता है। भारत की डाक सेवाओं की विरासत और विकास का उत्सव मनाया जाता है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट डे है नेशनल पोस्ट डे, भारत राष्ट्रीय डाक दिवस, जो कब मनाया गया? 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे में है विश्व पशु दिवस 2024, या इसे हम कहते हैं वर्ल्ड एनिमल डे 2024। तो 4 अक्टूबर को हमने विश्व पशु दिवस मनाया है। इसका मेजरली पर्पस क्या है? जो एनिमल्स हैं उनके वेलफेयर के बारे में, उनके सिग्निफिकेंस के बारे में, उनके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके और उनके कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हम हर साल वर्ल्ड एनिमल डे कब सेलिब्रेट करते हैं? अक्टूबर 4 को सेलिब्रेट करते हैं। 2024 की अगर मैं थीम की बात करूं तो दिन दुनिया उनका घर भी है 2024 के लिए थीम रही है, द वर्ल्ड इज देयर होम टू। तो यह दिन सबसे पहले एक पशु संरक्षक समर्थक हेनरिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था और पहली बार इस दिन को 24 मार्च 1925 को बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया था। यह दिन पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था? 24 मार्च 1925 को। और कहां पर सेलिब्रेट किया गया था? बर्लिन जनवरी जर्मनी में। 1931 में इटली के फ्लोरेंस में अंतर्राष्ट्रीय पशु संरक्षण कांग्रेस के दौरान 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस के रूप में आधिकारिक रूप से नामांकित करने के प्रस्ताव को स्वीकारा गया। तो ऑफिशियली अगर मैं बात करूं तो पहली बार तो ये 24 मार्च को सेलिब्रेट किया गया था बर्लिन जर्मनी में। अभी मैं कह रहा हूं कि वर्ल्ड एनिमल डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 4 अक्टूबर को। तो ऑफिशियली से इटली के फ्लोरेंस में अंतर्राष्ट्रीय पशु संरक्षण कांग्रेस के दौरान, विच इज इन बेसिकली वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेट किया गया था इंटरनेशनल एनिमल प्रोटेक्शन कांग्रेस के दौरान, जो इटली में कंडक्ट की गई थी 1931। और वहीं डिसाइड किया गया कि हर साल हम 4 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट करेंगे? विश्व पशु दिवस के रूप में मनाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है बुक्स एंड ऑथर न्यूज। तो अभी एक बुक है जिसका नाम क्या है? वॉर। तो अभी एक नई पुस्तक वॉर का अनावरण किया गया है, जिसको अनुभवी खोजी पत्रकार बॉब वुडवर्ड द्वारा लिखा गया है। तो अनुभवी खोजी पत्रकार हैं बॉब वुडवर्ड, उन्होंने अपनी नवीनतम पुस्तक युद्ध जारी बेसिकली युद्ध उसको जारी किया है या उसको करने वाले हैं। यह पुस्तक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच सत्ता की गतिशीलता में गहराई से उतरती है। तो किस किस के बारे में बताती है? जो पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं बाइडेन, और जो रूसी राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उनके बीच में जो बेसिकली डायनामिक्स हैं पावर्स को लेके, उसके बारे में एक्सप्लेन करती है। युद्ध उनके नेतृत्व और चल रहे वैश्विक संकट के बारे में चौंकाने वाली जानकारी भी प्रकट करती है। पुस्तक ने पहले ही राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया है।
तो नाम याद रखना, युद्ध इंपॉर्टेंट बुक है, डायरेक्ट पूछ ली जाएगी कि युद्ध या वॉर ये बुक किसके थ्रू लिखी गई है। तो प्लान ऑफ अटैक्स इसमें बताए गए हैं, या जो सत्ता या पावर को लेकर डायनेमिक्स हैं तीनों के बीच में, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन, उनके बारे में ये एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट इज ऑब्चरी न्यूज। तो टाटा सन्स के चेयरमैन थे रतन टाटा, जिनका भी 86 वर्ष की उम्र में क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो टाटा सन्स के अध्यक्ष रतन टाटा, जिनका भी 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह उम्र से संबंधित लंबी बीमारी के कारण ब्रीच कैंडी अस्पताल मुंबई में उनका निधन हुआ है। टाटा के नेतृत्व और दृष्टिकोण ने भारत के व्यापार और परोपकारी परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। उस उनके समूह टाटा भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार में योगदान ने उन्हें सभी समय के महानतम उद्योगपतियों में से एक के रूप में भी स्थापित किया है। तो याद रखना है, टाटा सन्स के चेयरमैन थे रतन टाटा, एंटरप्रेन्योरशिप से बिलोंग करते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट ऑब्चरी न्यूज है पप्पमल्लम। तो बेसिकली ये तमिलनाडु से बिलोंग करती थी। ये एक ऑर्गेनिक किसान थी और इन्हें पद्म पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है, जिनका अभी 109 वर्ष की आयु में क्या हो गया है, निधन हो गया है। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता पप्पलम तमिलनाडु की एक भारतीय जैविक किसान थी, जिनका 109 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 1914 में तमिलनाडु के कोयम्बटूर के पास थेंकपट्टी में इनका जन्म हुआ था। भारत सरकार ने उन्हें जैविक खेती में उनके योगदान के लिए 2021 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। वह तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई थी और खेती की तकनीकों और प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न चर्चा मंचों पर भी आयोजन करती रहती। तो नाम याद रखना, किस चीज से बिलोंग करती हैं ये, ऑर्गेनिक फार्मिंग से पप्पमल्लम, जिनका भी 109 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट इज अवार्ड्स एंड रिकग्निशन। तो अवार्ड्स और रिकग्निशन से इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्षेत्रीय श्रम संस्थान चेन्नई को क्षमता निर्माण आयोग द्वारा उत्तम के रूप में मान्यता मिली है। तो क्षेत्रीय श्रम बेसिकली रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट है जो चेन्नई बेस्ड है, जिसको अभी क्षमता निर्माण के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए उत्तम बेसिकली रूप में या उत्तम के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। क्षेत्रीय श्रम संस्थान चेन्नई जो तमिलनाडु को सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक के तहत क्षमता निर्माण आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। आरएलआई चेन्नई को व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशिक्षण क्षेत्र में उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए उत्तम ग्रेडिंग के साथ प्रत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। यह मान्यता ओएसएच के क्षेत्र में प्रगति के साथ अपनी गतिविधियों को एक स्थायी भविष्य की ओर संरेखित करने में भी मदद करेगी। आरएलआई चेन्नई जो 1960 में स्थापित हुआ था, भारत के दक्षिणी क्षेत्र के हितधारकों की ओएसएच आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसमें कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज। हम सबको पता है 6 फील्ड में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, इकोनॉमिक्स। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो पीस के फील्ड में ये दिया जाता है, और लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो अभी नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें फिजिक्स के फील्ड में जॉन जे होपफील्ड और जियोफ्रे ई हिल्टन को नोबेल प्राइज दिया गया है फिजिक्स के लिए, यानी भौतिकी के लिए 2024 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी और नाम है ये, दो नाम है, इनको संयुक्त रूप से ये भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया 2024 के लिए। नाम क्या क्या है, जॉन जे हॉपफील्ड और जोफ्री ई हिल्टन। उनकी मौलिक खोजों और आविष्कारों के लिए उन्हें मान्यता दी गई, जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को भी सक्षम बनाता है। स्टॉकहोम स्वीडन में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने 8 अक्टूबर 2024 को पुरस्कार की घोषणा की। 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन की पुरस्कार राशि को विजेताओं के बीच समान रूप से बांटा जाएगा। तो हाफ हाफ मिलेगा इन्हें, जॉन जे हॉफील्ड और जोफ्री ई हिल्टन को। तो याद रखना है, फिजिक्स के फील्ड में किसको दिया गया है, हॉफील्ड और ई हिल्टन। डन। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। तो नेस्ले इंडिया लिमिटेड, तो अभी मनीष तिवारी को अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेस्ले इंडिया लिमिटेड। तो नेस्ले इंडिया लिमिटेड का प्रबंधक निर्देशक किसको नियुक्त किया गया है, मनीष तिवारी को। तो मनीष तिवारी जो अमेजन इंडिया के पूर्व प्रमुख है, अभी उन्हें नेस्ले इंडिया लिमिटेड का प्रबंधन निर्देशक नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 1 अगस्त 2025 से शुरू हुआ होगा, जो सुरेश नारायण
जिनका 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त हो जाएगा, उसके बाद इनका कार्यकाल शुरू होगा। तिवारी उपभोक्ता वस्त्र और ई कॉमर्स क्षेत्र में लगभग 3 दशकों का अनुभव रखते हैं। यह नेतृत्व परिवर्तन नेस्ले इंडिया के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण चरण को चिन्हित करता है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से ही न्यूज है। उदय निधि स्टैलिन टेक ओथ एज अ डिप्टी प्राइम चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? यू स्टैलिन ने। तो यू स्टैलिन, जिन्हें उदयनिधि स्टैलिन के नाम से जाना जाता है, जो तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री थे, उन्होंने 29 सितंबर 2024 को तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्हें तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा शपथ दिलाई गई, जिससे वे राज्य के इतिहास में उप मुख्यमंत्री संभालने वाले सबसे युवा व्यक्ति बन गए। 4 अन्य द्रविड़ मुनेज कंगडम विधायकों ने भी राज्यपाल द्वारा कैबिनेट मंत्रियों के रूप में शपथ ली। उसके साथ साथ उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के पुत्र हैं, जिन्होंने 2019 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और 2021 में विधायक के रूप में वो चुने गए थे। क्लियर? तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 10th ऑफ अक्टूबर 2024 जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी। तो सबसे पहले हमने कुछ इंटरनेशनल न्यूज देखी। इंटरनेशनल न्यूज में हमने देखा टुनीशिया के प्रेसिडेंट केस सईदी को दोबारा से अपॉइंट कर दिया गया है एज अ प्रेसिडेंट। वो पिछले चीज बेसिकली जो योजना थी उसमें भी राष्ट्रपति के पद पर थे, और अपने दूसरे पद के यानी 5 साल के लिए उन्हें दोबारा से नियुक्त किया गया है। उसके साथ साथ हमने एक बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी देखी थी इंडिया और यूएई के बीच में, जो साइन की गई है। नेशनल न्यूज में हमने देखा था आईएसएस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, जिसका अभी इनॉग्रेशन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई में। नेक्स्ट राष्ट्रीय समाचार में हमने देखा था कि जो भारत सरकार है वो 10 नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज क्या करेगी? इस्टेब्लिश करेगी, और जो बेरोजगारी भत्ता है उसको भी 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ट्रैकोमा एलिमिनेशन के लिए डब्ल्यूएचओ ने भारत को उन्मूलन या फिर भारत को सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया है। स्टेट न्यूज में हमने देखा था लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर को मंजूरी दे दी गई है। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश ने ग्राउंड ब्रेकिंग सोशल एंड एनवायरनमेंट इनिशिएटिव यानी पर्यावरणीय पहलों की शुरुआत की है। उसके साथ साथ हमने देखा कि असम की जो बोडो जनजाति द्वारा उपयोग किए जाने वाले 8 उत्पादकों को अभी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है, यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमने बैंक और वित्तीय समाचार देखे, जिसमें हमने देखा अटल पेंशन योजना ने 7 करोड़ नामांकन का मील का पत्थर पार कर लिया है। उसके साथ साथ बैंक और वित्त में हमने बैंक ऑफ बड़ौदा से देखे, जिसने मास्टर स्ट्रोक सेविंग अकाउंट बेसिकली स्टैब्लिश किया है या लॉन्च किया है अपने हाई एंड कस्टमर्स के लिए। आईसीआईसीआई की पार्टनरशिप देखी थी हमने फोन पे के साथ, जिसमें वो इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे ऑन यूपीआई। उसके साथ साथ हमने देखा पीएफसी ने अब तक का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा टर्म लोन यूएसडी 1.265 बिलियन सुरक्षित किया है। जीएफएसएल एंड ब्लैक रोक ने रिसीव किया है अप्रूवल फ्रॉम सेबी टू सेट अप म्यूचुअल फंड बिजनेस, ताकि वो क्या सेट कर सके? म्यूचुअल फंड व्यवसाय को स्थापित कर सके। डिफेंस न्यूज से हमने पढ़ा था कि भारतीय सेना को तवांग अरुणाचल प्रदेश में उच्च ऊंचाई फायरिंग रेंज मिली है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अगर मैं बात करूं तो भारत के चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन, जिसे लुपिक्स के नाम से जाना जाता है, उसको मंजूरी मिल गई है। एफसीआई ने अन्न दर्पण लॉन्च किया है ताकि खाद्य श्रृंखला प्रबंधन को डिजिटल किया जा सके। और डीओटी एंड टीएसपी ने धोखाधड़ी कॉल को रोकने के लिए नई प्रणाली लॉन्च की है। नेक्स्ट हमने स्पोर्ट्स इवेंट्स देखे थे। स्पोर्ट्स इवेंट्स में हमने देखा था भारत बांग्लादेश का भारत दौरा टेस्ट सीरीज 2024। भारत ने 2 मैच की सीरीज जीत ली है, जिसमें बांग्लादेश को हराया है। नेक्स्ट हमने महत्वपूर्ण दिन में देखा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस सेलिब्रेट किया गया। राष्ट्रीय डाक दिवस 2024 भारत की डाक विरासत का उत्सव। उसके साथ साथ विश्व पशु दिवस, जो 4 अक्टूबर को बनाया गया था और 1931 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। इस बुक से हमने एक बुक देखी युद्ध, जिसको बॉब वुडवर्थ द्वारा लिखा गया है, जिसका अनावरण होना बाकी है। औपचरी से अगर मैं बात करूं तो टाटा सन्स के अध्यक्ष थे रतन टाटा, जिनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और जैविक खाद और पद्म पुरस्कार से सम्मानित पपल्लम का 109 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट हमने अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से इंपॉर्टेंट न्यूज देखी थी, जिसमें हमने देखा था उत्तम बेसिकली रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट चेन्नई को अभी उत्तम का सर्टिफिकेशन मिला है।
जॉन जे हॉपफील्ड और जोफ्री ई हिल्टन ने 2024 के लिए नोबेल प्राइज जीत लिया। किस फील्ड में? फिजिक्स के फील्ड में। लास्ट हमने नियुक्ति और इस्तीफे से देखा था, जिसमें हमने देखा था मनीष तिवारी को नेस्ले इंडिया लिमिटेड का प्रबंधन निर्देशक नियुक्त किया गया है। क्लियर? उसके साथ साथ उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जो तमिलनाडु के प्रधान मुख्यमंत्री के बेटे हैं। डन। 2019 में इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरुआत की थी और अभी उन्होंने उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 10th ऑफ अक्टूबर 2024 के, जो हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।